गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी रेड ऑल अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़, क्या होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, एंड हमने कंपेयर किया था कि सन अर्थ से बहुत बड़ा है। उसके अलावा अभी हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, वी विल रीड कि ये डिस्टेंसेस, जैसे कि हमें पता है कि सन या फिर स्टार्स या बाकी प्लैनेट्स हमारे प्लैनेट अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इनको हम किलोमीटर्स में अगर मेजर करें तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर आ जाते हैं। तो इन दैट केस जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्स का एग्जांपल लें तो वो हमसे इतने दूर है कि जो लाइट ऑफ द स्टार हमारे तक पहुंचती है वो भी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत लाखों साल लग जाते हैं वो आने में। जबकि स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में कवर कर लेती है लाइट, फिर भी उन्हें मिलियंस मतलब कि लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, विच इज वाई वी यूज अ यूनिट कॉल्ड एज लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर्स क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड इन 1 ईयर। मतलब जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर सकती है कितनी स्पीड में? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो चले, एक साल में यही स्पीड से जितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर्स। टू कैलकुलेट दिस स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 365 डेज। 365 डेज में 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो द 1 लाइट ईयर की वैल्यू आती है दिस। इसको इतने सारे जीरोस अवॉइड करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 9.46 इंटू 10 टू द पावर 5। तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 5 को अगर हम नॉर्मली लिखें तो ये आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर्स। हमने ये पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा पास जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, सन हो गया या स्टार्स हैं, ये कंटिन्यूसली हीट एंड लाइट एमिट करते हैं, इसीलिए वो शाइन करते हैं। तो अल्फा सेंचुरी एक ऐसा स्टार है जो हमारे प्लैनेट अर्थ से सबसे पास वाला स्टार है अगर हम सन को छोड़ दें। तो ये कितना डिस्टेंस है? 4.3 लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स को अगेन हमें नॉर्मल डिस्टेंस में अगर लिखना है 4.3 लाइट ईयर्स, दैट मीन्स हम डिस्टेंस ट्रैवल बाय 1 लाइट ईयर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है इनटू जितने लाइट ईयर्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा इतने लाइट ईयर्स में कितना डिस्टेंस है। सो इट कम्स एज दिस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, वाई डू द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो स्टार्स बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के जैसे एक डॉट जैसा नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो लाइट कहाँ से आती है। तो ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि स्पेस में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हीट और लाइट उनसे एमिट होती है, मतलब उनसे निकलती है। सन इज अ मीडियम साइज स्टार। सन जो हमें दिखता है दैट इज ऑल्सो अ स्टार, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमें बड़ा दिखता है क्योंकि वो हमारे प्लैनेट के पास है। जितना पास होगा उतना बड़ा दिखेगा, जितना दूर जाते जाएगा उतना छोटा दिखते रहता है। सो स्टार्स भी हमारे प्लैनेट अर्थ से बहुत दूर हैं, और कुछ इतने ज़्यादा दूर हैं कि उनकी लाइट, सिर्फ लाइट हमारे प्लैनेट तक पहुंचने में मिलियंस मतलब लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसीलिए वो हमें छोटे छोटे, क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए वो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स के नज़र आते हैं इन द स्काई। नेक्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन है
कि जो स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, डिस्टेंस उनका चेंज होता रहता है, लेकिन जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें ये चेंज इन डिस्टेंस क्यों नज़र नहीं आता है। सो लेट्स रीड, स्टार्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में वो एक दूसरे से दूर जाते तो हैं, एंड जो डिस्टेंस होता है वो हमें चेंज होता हुआ अर्थ से नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये स्टार्स हमारे प्लैनेट से बहुत दूर हैं। तो ये जो चेंज इन डिस्टेंस होता है ये हमारे प्लैनेट से दिखने में ही फॉर इट टू बिकम नोटिसेबल, ताकि हम नोटिस भी करें ऐसा चेंज, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में हमें स्टार्स क्यों नज़र आते हैं मूव होते हुए। ये इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है वो अपने एक्सिस, एक अर्थ है वो अपने एक्सिस में ऐसे रोटेट करती है, तो वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारे को स्टार्स नज़र आते हैं मूव करते हुए इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको रिलेटिव मोशन भी बोलते हैं। एंड सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि स्पेस में प्रेजेंट हैं हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए इसलिए दिखती है क्योंकि हमारा खुद का प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस आप जैसे नाइट स्काई में देखते हो बहुत सारे स्टार्स होते हैं, इसमें से कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो आपस में साथ में मिलके एक पहचानने लायक पैटर्न या शेप बना लेते हैं। तो ऐसे ही पैटर्न या शेप को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो स्टडी करते हैं स्पेस के बारे में, उन्होंने हमारे पूरे स्काई को डिवाइड किया है इनटू 88 डिफरेंट ऐसे ही शेप्स, जिनको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में आपने सुना होगा इसको नक्षत्र भी बोलते हैं, ये जो शेप्स फॉर्म होते हैं स्टार्स से। अभी हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्स्टलेशंस के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट वाला है अर्सा मेजर। इसके और भी नाम है जैसे कि बिग डिपर, या हिंदी में इसे वृहंस सप्तऋषि भी बोलते हैं। सप्तऋषि मतलब, सप्त का क्या मतलब होता है 7, तो ये कॉन्स्टलेशन मेनली 7 स्टार्स से बना होता है, 7 ब्राइट स्टार्स। इसके अलावा और भी स्टार्स होते हैं एंड इसको अलग अलग शेप्स में लोग रिकग्नाइज करते हैं। तो जो पहला है उसे एक बिग बेयर की फॉर्म में देखा जाता है। इसमें से ये जो 4 स्टार्स हैं ये बॉडी रिप्रेजेंट करता है, एंड जो बाकी है इसको टेल माना जाता है, जो पूंछ होती है इन स्टार्स को। एंड इसके अलावा बेयर के जो पॉज होते हैं या हेड होता है वो अलग फेंट स्टार्स, मतलब वो स्टार्स इतने ब्राइट नहीं है जो कि बेयर के जैसे फॉर्म होते हैं। इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ बिग लेडल एंड कप, ये एक कप फॉर्म हो रहा है और इसके ऊपर से ये लेडल जो चम्मच जैसी होती है वो बन रही है। इसको इसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में भी देखा जाता है। एक काइट उल्टी है, ये काइट विद अ लॉन्ग टेल, जो पतंग उड़ाते हैं वो। इट इज विजिबल क्लियरली इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्काई इन समर मंथ्स, तो ये हमेशा इतना ब्राइट नहीं दिखता है। समर के महीनों में अप्रैल टू सितंबर में जब स्काई क्लियर हो, क्लाउड्स नहीं हो, तब ये नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्काई है, उसमें नजर आता है ये कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन है अर्सा माइनर। इसके और नाम है लघु सप्तऋषि या ध्रुव मत्स्य। ये भी 7 स्टार्स से बना होता है, एंड लेकिन ये अर्सा मेजर, इससे पहले जो हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा उसके जितने ब्राइट स्टार्स इसमें नहीं होते हैं। अगेन ये एक लेडल जैसा नज़र आता है, जैसे कि एक स्पून होगी, एंड एक काइट पतंग के जैसे ये नज़र आता है, जिसकी टेल में एक स्टार होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, लेकिन इट इज़ अ नोटिसेबल, जो दिख सकता है स्टार, वो है। इस स्टार को बोलते हैं पोल स्टार या पोलरिस, और हिंदी में इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। अगर इसकी जो बिग डिपर एंड अर्सा माइनर होता है ये आसपास ही होते हैं, और इनको लोकेट करने के लिए ये दोनों स्टार्स से आगे अगर जाते हैं तो यहाँ ये पोल स्टार नोटिस कर सकते हैं। नाउ
ये पोल स्टार को पहचानने के लिए इसकी डायरेक्शन में सीधे हम स्काई में देखेंगे तब दिखेगा, इसीलिए इन दोनों स्टार्स को पॉइंटर स्टार्स बोलते हैं। जो लास्ट हम कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ेंगे उस कॉन्स्टलेशन का नाम है ओरायन, या इसको मृगा भी बोलते हैं और व्यधा भी बोलते हैं। अगेन ये 7 स्टार से बना होता है एंड ये विंटर की स्काई में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है एंड इसको हंटर की शेप में ये दिखता है, जैसे कोई हंटिंग के लिए जा रहा हो, ये नज़र आता है एक शील्ड के जैसे, एंड दिस लुक्स लाइक अ क्लब जो कि मारने के लिए यूज़ किया जाता है। वन कॉर्नर ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो ये जो कॉन्स्टलेशन है ओरायन, ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे मेन होता है जो कि हंटर की बॉडी के जैसे होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फेंट स्टार्स होते हैं जो इतने ब्राइट नहीं होते हैं, इट फॉर्म्स इट्स हेड एंड लेग। यहाँ पे ये वाला जो स्टार होता है ये सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, इसका नाम है बीटलजूस, एंड इसी के ऑपोजिट ये वाला जो स्टार है इसका नाम है राइजल। तो ये इस कॉन्स्टलेशन का दूसरा सबसे ब्राइट स्टार है। इसके अलावा यहाँ पे ये 3 जो स्टार्स दिखते हैं इन द नाइट स्काई, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट, मतलब आसानी से देखा जा सकता है, एंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन इन द मिडल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है मून। मून हम सब ने देखा हुआ है, एंड मून और हमारे प्लैनेट अर्थ का क्या रिलेशन है, ये हमारे प्लैनेट का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है, कोई भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो बिगर ऑब्जेक्ट के आसपास रिवॉल्व करे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, ऐसे ही मून का अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा ऑर्बिट होता है जिसमें वो रिवॉल्व करता है। इसके अलावा ये हमारा स्पेस में हमारे प्लैनेट का नियरेस्ट नेबर है, सबसे पास जो हमारी सेलेस्टियल बॉडी है वो मून है। इसीलिए ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टू द सन भी है, क्योंकि ये बहुत पास में हमारे प्लैनेट के है। नाउ व्हाट इट डज इज, जो भी सन से लाइट आती है और उस पर पड़ती है वो हमारे प्लैनेट में रिफ्लेक्ट होता है, तो सन की खुद की लाइट ये नहीं होती है। नाउ दिखने में ये कैसा होता है, इट इज रगेड, लाइक यू कैन सी ये स्मूथ नहीं होता है, इसमें होल्स होते हैं, हाई माउंटेन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पानी नहीं है, जिसकी वजह से कोई लाइफ, जैसे अर्थ में लाइफ है वैसे कोई लाइफ नहीं होती। ग्रेविटेशनल पुल, इसका अगर हम कंपेयर करें अर्थ से, जैसे अर्थ में जैसे हम कुछ ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, तो जिस स्पीड से वो गिरता है उसको ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। नाउ जब एस्ट्रोनॉट्स मून में जाते हैं तो वो कम हो जाता है, इतना पावरफुल वो ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, एंड इट इज अर्थ से कंपेयर करने में अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से 1/6 है, मतलब 6 टाइम्स और कम है। इसके अलावा जैसे ये रोटेट करता है तो ये हमारी अर्थ को अपना एक ही साइड ऑफ द फेस शो करता है, एंड यहाँ पे डे टाइम का टेम्परेचर कैन बी वेरी हाई, जैसे कि 110 डिग्रीज टच हो सकता है, और रात में बहुत ठंडी हो जाती है मून में, इट टचेस अबाउट -150 डिग्री सेल्सियस। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून के बारे में। फेजेस ऑफ द मून, जैसे कि आप मून को अगर देखते हो, कभी वो पूरा सर्कल दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी इतना पतला सा दिखता है। तो दिस इज क्यों ऐसा होता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पोजीशन ऑफ द मून है। तो वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ। इस जितना हमें दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मून ने अपना साइज छोटा कर लिया है, मून का साइज उतना ही रहता है, बट ये अलग अलग शेप्स हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि इतने ही पार्ट में सन से इसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है और वो हमें दिख पाता है, बाकी पार्ट उसमें लाइट नहीं पड़ रही होती है, इसलिए हमें नहीं दिख पाता है। इसमें न्यू मून डे क्या होता है, जो 15th डे होता है तब हमें मून बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सनलाइट नहीं पड़ रही होती है, इसलिए मून नहीं नजर आता है। इसके अलावा क्रिसेंट मून जो होता है, ऑन द नेक्स्ट डे द स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, जब हमें पतला सा मून दिखता है।
फुल मून डे वो होता है अगेन आफ्टर, इसके 15 दिन के बाद वो ऐसा हमें दिखता है जब हमें पूरा मून दिखता है, क्योंकि कंप्लीट सनलाइट इस पर पड़ रही होती है और वो हमारे प्लैनेट में रिफ्लेक्ट होता है। नाउ 2 चीजें होती हैं इसमें, वैक्सिंग ऑफ द मून एंड वैनिंग ऑफ द मून। वैक्सिंग में क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ब्राइट डिस्क। अभी यहाँ पे धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है एंड फाइनली ये मून इतना बड़ा हो जाता है। तो दिस पार्ट इज नोन एज वैक्सिंग ऑन द मून। एंड वैनिंग क्या होता है, इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। जैसे इसको अगर इसके व्हाइट पार्ट, लाइट वाले पार्ट को कंपेयर करोगे तो छोटा और छोटा और छोटा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वैनिंग। मून कंप्लीट्स 1 revolution अराउंड द अर्थ इन 27 1/3 days। अर्थ के ऐसे चारों तरफ घूमने में मून को 27 डेज और एक दिन का 1/3 डे लग जाता है। इतना ही टाइम ये लगाता है अपने एक्सिस के अराउंड। इसका भी एक एक्सिस होता है जिसमें ये रोटेट कर रहा होता है, उतना ही टाइम दैट इज 27 1/3 days वो लगाता है टू रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। As moon revolves around the earth, earth moves around the sun, so from the earth the moon appears to complete 1 revolution between the new moon and the next moon in 29.5 days। जैसे सन के अराउंड हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करता है अर्थ, वैसे ही मून भी रिवॉल्व करता है। इसीलिए हमारे अर्थ से नजर आता है कि एक रेवोल्यूशन मून कंप्लीट करता है 29.5 डेज में, ना कि 27.13। एंड जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जैसे कि हमारा एक अर्थ है, इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 9 हेवनली बॉडीज जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। ये स्टार से कंपेयर करोगे नाइट स्काई में तो और ज़्यादा ब्राइट होते हैं, ज़्यादा चमकते हैं, और ये स्टार्स की तरह ट्विंकल नहीं करते हैं, मतलब जलते बुझते नहीं है, इनकी लाइट कंटिन्यूसली दिखती रहती है। चेंज इन देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज टू अदर स्टार्स, मतलब कि ये अपनी जगह चेंज करते रहते हैं जैसे स्टार्स की पोजीशन चेंज होती रहती है उस हिसाब से। इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, जैसे हमारे प्लैनेट की भी कोई खुद की लाइट नहीं है, लेकिन इन पे सन की लाइट पड़ती है जो कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑल रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस। हमने पहले भी देखा था कि हमारा प्लैनेट अर्थ जो है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करता है, एंड वीनस के अलावा उसके जो बाकी प्लैनेट्स हैं दैट इज मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सब के सारे जो सारे प्लैनेट्स हैं वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में ही ऐसे मूव करते हैं अपने एक्सिस पे। सबकी अलग अलग स्पीड होती है एंड हमारे लिए यही पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंजेस एवरी डे, मतलब अर्थ के हिसाब से अगर हम देखें इनकी पोजीशन अलग अलग होती रहती है क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग स्पीड है। सो दीज आर द हिंदी नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स जो कि आपके बुक में भी मेंशन्ड है। और आज हम फर्स्ट 2 प्लैनेट्स जो दैट इज मर्क्यूरी एंड वीनस के बारे में पढ़ेंगे। मर्क्यूरी को हिंदी में बुधा भी बोलते हैं एंड इन द सोलर सिस्टम ये जो प्लैनेट है दैट इज मर्क्यूरी, ये सबसे पहला प्लैनेट होता है, ये सन के सबके पास है और सबसे गर्म प्लैनेट्स में से एक है। यहाँ पे ना पानी है ना एटमॉस्फेयर है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, ह्यूमंस नहीं है, एनिमल्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है। ज़्यादातर इस पे बहुत रोशनी पड़ जाती है सन की, देयरफॉर ये सिर्फ हमारे को हमारे स्काई में बिफोर सनसेट एंड सनराइज ही दिखता है। ये एक बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार के जैसे नज़र आता है मॉर्निंग और इवनिंग में। ये विजिबल होता है 8 वीक्स बिफोर सनसेट इन द स्काई,
मतलब 8 हफ्तों के लिए ये बिफोर सनसेट, मतलब कि सूरज डूबने से पहले वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई में नज़र आता है, एंड 8 हफ्तों के लिए सनराइज से पहले ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई में नज़र आता है इन 1 ईयर। नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस, इसको हिंदी में शुक्र बोलते हैं। ये सन से सेकंड प्लैनेट है और ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। ऐसा क्यों है? जब सबसे पास अगर मर्क्यूरी है तो वीनस गर्म क्यों नज़र आता है? बिकॉज इधर बहुत ज़्यादा क्लाउडी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जो भी इस पे लाइट पड़ती है 3/4 लाइट ऑफ द सन ये रिफ्लेक्ट कर देता है अपनी सरफेस में, विच इज़ वाई ये ब्राइट भी नज़र आता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडीज, सन और मून को छोड़ के। अपीयर्स एज एन इवनिंग स्टार जस्ट अबव होराइजन, ऐसे ये इवनिंग स्टार की तरह नज़र आता है होराइजन, मतलब जहाँ पे हमें अर्थ और स्काई मीट करता हुआ नज़र आता है 292 डेज़ के लिए ऐसे एज इवनिंग स्टार, और 292 डेज़ के लिए उसके बाद में मॉर्निंग स्टार के तरीके से नज़र आता है इन दी ईस्टर्न होराइजन।